भाषिक कला के विभिन्न पक्ष, इसके अंदर देखो क्या क्या, थोड़ा इंडेक्स देख लेते हैं सबसे पहले। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले इंडेक्स पर नजर अपने को रखनी चाहिए। जैसे कि अपन इसमें भाषा के विभिन्न रूप पढ़ेंगे, लिखित, मौखिक, आंगिक भाषा, भाषा का उपयोग देखेंगे, फिर भाषा का व्यवहारिक पक्ष। देखो 20 नंबर के या 10 नंबर के जो सवाल होते हैं वो इसी तरह से आते हैं कि भाषा का व्यवहारिक पक्ष, इसका विस्तार से वर्णन करें। ये 20 नंबर का सवाल आ सकता है, या फिर 10 नंबर के भी आ जाता है कि भाषा का व्यवहारिक पक्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें ये पॉइंट लिखने होते हैं, वक्ता का क्या स्थान होता है, श्रोता, कथन, उद्देश्य, स्थिति और समय। इस पर अपने को कुछ बातें लिखनी रहेंगी, तब जाके अपने को मार्क्स मिलते हैं। देखो प्रस्तावना में रीड करता हूं। भाषा एक प्रकार का व्यवहार है। भाषा सबको आती है, लेकिन कोई अच्छा बोलता है, कोई बहुत गलत बोलता है, ठीक है। मतलब अनर्थ शब्द बोलते हैं काफी लोग तो। लेकिन भाषा का अगर सही उपयोग किया जाए, यानी कि अगर आपको कौशल आता है, आप अर्थपूर्ण शब्द कह पाते हैं, अगर आप प्रभाव डाल पाते हैं दूसरे पर, तो दोस्तों ये हो गई आपकी भाषिक कला, ठीक है। भाषा सबको आती है, भाषा बोलना सबको आती है, लेकिन भाषिक कला में और एक्स्ट्रा क्या जानेंगे, मतलब बोलने का जिसके पास में कौशल होगा, तब हम कहेंगे कि उस व्यक्ति को भाषिक कला का ज्ञान है, ठीक है। तो अब तक हम संप्रेषण को पढ़ते हैं कि मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर अपने विचार या फिर अपने संदेश या फिर अपनी सूचना देना चाहता है, तो वो माध्यम का प्रयोग करके अपने विचारों को, अपने कथनों को श्रोता तक पहुंचा सकता है। यह है संप्रेषण। संप्रेषण का सीधा सा मतलब है अपने विचारों को, अपने संदेशों को या फिर सूचनाओं को वक्ता द्वारा श्रोता तक पहुंचाना, यह संप्रेषण की क्रिया कहलाती है, ठीक है। संप्रेषण तक तो हमें समझ में आता है कि संप्रेषण का यह मतलब है, लेकिन भाषिक कला का क्या मतलब होगा। देखो अगर कोई साहित्य लिखता है, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, जयशंकर प्रसाद ने लिखा, और रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, इन सब लोगों ने जो भी साहित्य लिखा है वो इतना ज्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि इनको भाषिक कला का ज्ञान था। इनको अपनी भाषा में सृजनात्मक क्षमता का उपयोग कैसे करना है वो आता था, कैसे पाठक को जोड़े रखना है साहित्य से, ठीक है, अपने लिखे हुए शब्दों से कैसे कनेक्ट करना है, इन विद्वानों को, इन साहित्यकारों को आता था। तो साहित्य की जब बात होगी तो हम भाषिक कला की बात करेंगे, ठीक है। ये अपन ने देखा, संप्रेषण का मतलब समझ लिया, भाषिक कला का मतलब समझ लिया, यानी कि जिसके पास में भाषा का कौशल होता है, जिसको अच्छे शब्द बोलने आते हैं, अच्छे शब्द लिखने आते हैं, वो हम कहेंगे कि भाषिक कला का ज्ञान है। भाषा संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है ना। भाषा जिसको आती है वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचार पहुंचा सकता है, या फिर एक व्यक्ति समाज में अपने विचारों को भाषा के माध्यम से पहुंचाता है, ठीक है। मानव अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपने मंतव्यों, मंतव्य मतलब मन के अंदर जो उसको चल रहा है, वह सब कुछ पहुंचाने के लिए वह सार्थक और कर्मिक रूप में ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार करता है वही भाषा है, ठीक है। भाषा की एक बार परिभाषा फिर से रीड करते हैं। मनुष्य मनुष्य के बीच किसी भी वस्तु विषय, यहां से पढ़ते हैं, मनुष्य मनुष्य के बीच किसी भी वस्तु के विषय में अपने विचारों, इच्छाओं, कोमा मंतव्यों के आदान प्रदान हेतु सार्थक और कर्म की व्यवस्था के रूप में व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। शब्द और अर्थ शाश्वत रूप से संबंध जुड़े हैं इनके। शब्द और अर्थ में अन्योन्य आश्रय का संबंध है। अन्योन्य आश्रय का मतलब है कि शब्द अर्थ पर निर्भर करता है और अर्थ भी शब्द पर निर्भर करता है। दोनों का अन्योन्य आश्रितता का, इंटरडिपेंडेंसी का संबंध है। भाषा का ज्ञान हमें समाज से होता है। जब हम छोटे थे तब से लेकर अब तक हमने जो भाषा सीखी है अपने समाज से सीखी। समाज में घर परिवार वाले आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वो भी समाज का हिस्सा बन जाता है। भाषा सतत विकासमान होती है, भाषा के अंदर नए नए शब्द वो जुड़ते चले जाते हैं। जबकि किताबों के अंदर जो कुछ लिखा होता है वो
बस लिख चुका है एक बार। जैसे कि ये जो किताब है इसमें जो शब्द लिखे गए हैं ये एक बार लिख दिए गए हैं, यानी कि इन शब्दों में गतिशीलता नहीं आ सकती। किताब में लिखे हुए शब्दों में और ज्यादा शब्द नहीं जोड़ सकते हैं अपन। तो हम क्या कहेंगे कि पुस्तकों में भाषा सिमट के रह जाती है, यानी कि इसे सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। जबकि जो समाज के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसके अंदर शैलियां जुड़ती चली जाती हैं। जैसे कि आजकल काफी लोग हैं वो इंटरनेट पर जो भाषा बोलते हैं लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कि यार इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ये सब कुछ चल रहा है, उसमें कुछ शैलियां ऐड हो जाती है, मुहावरे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहेंगे कि समाज के अंदर जो बोले जाने वाली भाषा है वो गतिमान होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नए नए शब्द, शैलियां जुड़ती रहती है। जबकि किताब के अंदर जो भाषा लिखी हुई है उसके अंदर ठहराव होता है, उसके अंदर कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहती है। उसमें ना तो नए शब्द जोड़ सकते हैं और ना ही भाषा प्रवाहमान होती है। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो लिखित भाषा और उच्चरित भाषा ये हमने देखा है, ठीक है। और एक आंगिक भाषा। देखो, लिखित भाषा में तीन गुण पाए जाते हैं: प्रसाद, ओज और माधुर्य। प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता, ठीक है, प्रसन्नता। यहाँ पर एक कविता दे रखी है जिसके माध्यम से समझाया गया है कि लिखित भाषा लिखित भाषा की एक विशेषता होती है कि वह अपने शब्दों के माध्यम से निर्मलता और सहज प्रतीति का मतलब है कि हम जो कहा जा रहा है उसे दिल से महसूस कर पाते हैं। तो यह लिखित भाषा की एक विशेषता होती है। जो कुछ लिखा होता है वो निर्मलता और सहज प्रतीति उसमें दिखाई पड़ती है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। देखो, ये जो कविता है वो प्रसाद जी की लिखी हुई है, सॉरी, ये जो कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे पढ़ते हैं इस कविता को जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इस कविता का नाम है भिक्षुक। ठीक है, मैं पढ़ता हूं इस कविता को। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकूट किया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुख फटी पुरानी झोली का फैलाता वह आता। इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमें ये कहना चाहते हैं कि जब भिक्षुक अथवा भिखारी हमें आता दिखाई पड़ता है तो उसकी दयनीय दशा देखकर हृदय के दिल के टुकड़े होने लगते हैं। यानी कि हमें भी उसकी जो करुणाजनक स्थिति है उससे वेदना होती है। हम भी सोचते हैं कि यार हमारे पास में अच्छे कपड़े हैं, हम अच्छी जीवन जी रहे हैं, ये बेचारा इसको कोई पूछ नहीं रहा है। और यहाँ पर इसका क्या मतलब है? पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकूट की अटेक। इसका मतलब है कि भिखारी की हालत ऐसी हो गई है कि उसका जो पेट है और उसकी जो पीठ है, उसकी जो बेक है, उसका जो पेट है वो पिचक गए हैं। पता ही नहीं चल रहा कि पीठ कौन सी और उसका पेट कौन सा, इतनी भूख उसे लगी हुई है। इस लाचार हालत में उसको देखकर काफी वेदना महसूस, काफी दुख महसूस होता है। और वह अपनी लाठी को टेक टेक कर, जमीन पर टेक टेक कर लाठी चल रहा है। उसके पास में खाने को कुछ भी नहीं है और उसके पास में पुरानी सी झोली है जो कि लोगों के आगे वह फैलाता रहता है। ये इस भिक्षुक कविता में जो लिखा हुआ है उसका मतलब है लाइन का। तो यानी कि लिखित भाषा का एक गुण सहज प्रतीति होता है। जो लिखा होता है उससे अपन महसूस कर पाते हैं, हम भाव व्यक्त कर पाते हैं। अब देखो, लिखित भाषा का दूसरी विशेषता है ओज। ओज मतलब तेजस्विता। साहित्य में ओज गुण वहां होता है जहां ऐसी शब्दावली का प्रयोग हो जिसे पढ़ते ही मन में उत्साह, उत्तेजना और ओजस्विता उत्पन्न हो जाए। ओज गुण का संबंध मन की तीव्रतम भावनाओं जैसे कि वीर रौद्र से होता है। जैसे कि कुछ कविताएं होती हैं कि
कि उनको पढ़ करके मतलब देशभक्ति की भावनाएं जग जाती है ना। और ये जो कविताएं हैं ये वीर रस में लिखी जाती हैं, जैसे कि स्वतंत्रता से संबंधित कविताएं। तो ये दिनकर साहब की लिखी हुई है। रामधारी सिंह दिनकर इस कविता के रचयिता हैं। और ये जो कविता है दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र नाम की कविता से ली गई है। ये जो पंक्तियां हैं ये कुरुक्षेत्र नाम की कविता जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। छीनता हो स्वत्व कोई और है तू, त्याग तप से काम ले यह पाप है, पुण्य है विछिन्न कर देना जो बढ़ रहा है तेरी तरफ जो हाथ है। मतलब ये चीरहरण जब हो रहा था द्रौपदी का, तो उस समय की बातें हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान की स्थिति का वर्णन करता है। ये पंक्तियां पढ़ करके मन में उत्तेजना होती है और यही गुण लिखित भाषा का होता है। तीसरी विशेषता होती है लिखित भाषा की माधुर्य। माधुर्य का मतलब मिठास। मिठास जिस कविता के अंदर होगा यह गुण, उस कविता को पढ़कर हमारा जो मन है उस वो आनंद से भर जाएगा। ठीक है। जैसे तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर क्यों चुलते हो, नत मस्तक गर्व सहन करो यौवन के धन रस कन झरते, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने क्यों रहते हो। दोस्तों ये एक नाटक का नाम है। ठीक है। चंद्रगुप्त इस नाटक का नाम रहता है। चंद्रगुप्त नाटक से ये पंक्तियां ली गई हैं और जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हैं। ठीक है। तो ये हो गई बेसिक सी डिटेल। और इन पंक्तियों को पढ़कर मतलब वो एक जवान व्यक्ति को कहना चाहते हैं कि इतना सौंदर्य है, आपको विषम परिस्थितियों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो माथा है वो सदैव गर्व से ऊंचा उठा होना चाहिए। ठीक है। तो युवा व्यक्ति मौन ना बने रहे, विषम परिस्थितियों का सामना करें, चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से जयशंकर प्रसाद हमें कहते हैं। तो भाषा के तीन रूप हो गए। लिखित भाषा में तीन विशेषता हमने पढ़ ली। सहज प्रतीति, लिखित भाषा की तीन विशेषताएं, सहज प्रतीति पहली। दूसरी है तेजस्विता। तेजस्विता यानी कि हमें उत्तेजना होती है ऐसी कविताएं पढ़ करके। और फिर मिठास या माधुर्य, ये लिखित भाषा की तीन विशेषताएं होगी। ठीक है। मौखिक भाषा, इसमें वक्ता और श्रोता दो लोग तो होने चाहिए कम से कम। और जब वक्ता के द्वारा कही गई बात श्रोता अच्छे से समझ लेता है तो हम कहेंगे कि भाई संप्रेषण वो सफल हुआ। ठीक है। ये एक प्रक्रिया दी गई है कि वक्ता बोलता है, बात का संदर्भ क्या है, किस परिस्थिति में कही जा रही है, संदेश क्या है, संपर्क कोड। संपर्क कोड का मतलब है कि जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है वक्ता वो श्रोता समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा। ये इस प्रकार से मौखिक भाषा की क्रिया संपन्न होती है। यदि इस तथ्य पर गंभीरता से विचार किया जाए तो हमें भाषा के दो रूप प्राप्त होते हैं, एक तो स्थायी या फिर एक अस्थायी। स्थायी रूप को भाषा वाणी कहा जाता है। भाषा की सत्ता सूक्ष्म और भावपरक है। ठीक है। देखो कहने का मतलब है कि अगर भाषा को भी अगर हम बांट कर देखें, मौखिक भाषा में भी अगर हम बांट के देखें तो एक तो वाक आएगा। ठीक है। एक भाषा आएगी। वाक मतलब जो हम बोल रहे हैं, ये मैं क्या बता रहा हूं, भाषा का दूसरा रूप है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में चर्चा कर रहे हैं अपन कि भाषा को दो तरह से देखा जा सकता है। मौखिक भाषा को वाक और भाषा। देखो वाक जो भी हम कुछ बोलते रहते हैं वह वाक के अंदर आ जाएगा। भाषा का मतलब है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं आपस में बात करते हैं, डॉक्टर्स की भाषा है, इंजीनियर की भाषा है, वो भाषा होगी। उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है मौखिक भाषा के अंदर। लेकिन जो वाक है, वाक वाक मतलब समाज के अंदर जो भी कुछ कहा जाता है वो वाक के अंदर आ जाएगा। वाक के अंदर काफी सारे शब्द हैं वो जुड़ते रहते हैं। तो एक यहाँ पर एक कन्वर्सेशन दिया गया है दो लोगों के बीच में। एक कैरेक्टर का नाम है बिट्टू और दूसरा है शिवा।
बिट्टू अपने भाई शिवा के प्रति चिंतित रहती है क्योंकि वो मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। समाज में भाषा दो रूपों में हमारे सामने आती है, मौखिक और लिखित भाषा। अब देखो इसके अंदर, देखो बिट्टू तुम्हें अब पढ़ाई करनी चाहिए। शिवा शिवा कहता है कर तो रही हूँ दीदी, सॉरी शिवा उसकी बहन ही है। बिट्टू पर उतनी नहीं जितनी तुम्हें करनी चाहिए। शिवा कहती है तुम तो हमेशा ऐसे ही कहती रहती हो दीदी। बिट्टू खिजते हुए, मैं ऐसे ही क्यों कहूंगी, यदि तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारी दीदी तुम्हारी इतनी ही पढ़ाई मेडिकल के लिए पर्याप्त है तो ठीक है, मुझे क्या, ठीक है दीदी। यह सोचते हुए जाकर पढ़ने की मेज पर बैठ जाती है। देखो यहाँ पर वाक का प्रयोग किया जा रहा है। वाक मतलब वाणी, मुख से निकले शब्द। ठीक है, ये एक मौखिक भाषा का एक पक्ष होता है। तो हमारा भाषिक आदान प्रदान वाक्य के क्षेत्र में ही आता है, जिससे जिस तत्व का बोध या ज्ञान होता है वह भाषा का वास्तविक रूप। इसमें मत जाओ आप, ये देखो आप बस इतना ध्यान में रखो कि मौखिक भाषा में दो चीजें हम देखते हैं, वाक और भाषा। वाक मतलब जो हम बोलते रहते हैं, भाषा स्थायी होती है। भाषा स्थायी होती है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये पढ़ के देखते हैं, कोई एक आप में से पढ़ो ये वाला पैराग्राफ। समाज में भाषा दो रूपों में हमारे सामने आती है और बोलना अवश्य जानता है। जो उच्चरित भाषा है यानी कि मौखिक भाषा है उसका महत्व बताया गया है। ठीक है, कि मौखिक भाषा ये प्रत्येक समाज के अंदर बोली जाती है। जो समाज असभ्य भी होता है, शिक्षा उसके पास में नहीं होती, लेकिन उसको मौखिक भाषा का ज्ञान अवश्य होता है। मौखिक भाषा पहले आई, बाद में लिखित भाषा आई। ठीक है, लिखित भाषा का जो आविष्कार है वो कैसे होता है? सबसे पहले तो मौखिक भाषा में जो ध्वनियां निकलती हैं मुख से, उनको लिपिबद्ध किया जाता है व्यवस्थित रूप में, तो वो बन जाती है लिखित भाषा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है भाषा का मौखिक रूप, क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि लिखना पढ़ना नहीं जानते, लेकिन उनको मौखिक भाषा आती है। तो किसी सभ्यता, समाज, संस्कृति को जानने के लिए मौखिक भाषा का सहारा लिया जाता है। ठीक है, लिखित भाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। ठीक है, क्योंकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं करता, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वही इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो यहां से पढ़ो अब, भाषा के उच्चरित रूप का मानव मन पर प्रभाव पड़ता है और संप्रेषण हो पाता है। वेरी गुड। देखो यहां पर बताया गया है कि इंसान के जो भाव होते हैं, इंसान से जुड़े जितने भी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, भाव हैं, उसको मौखिक भाषा के माध्यम से बहुत अच्छे से बताया जा सकता है। देखो आप नाटक एक तो किताब के अंदर पढ़ो, कोई भी नाटक किताब के अंदर या फिर कोई भी मैगजीन के ले आओ उसमें पढ़ो, आपको मजा नहीं आएगा, आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन जब आप नाटक रियल के अंदर देखते हैं, जैसे कि आपने कई बार मंचों पर देखा होगा, वहां पर अलग अलग जो पात्र वो हंसाने का प्रयास करते हैं, वहां पर आपको परिस्थितियां पता चलती हैं कि वास्तव में ये जो नाटक है इसका संदर्भ क्या है, एक पात्र दूसरे पात्र से ऐसा क्यों कह रहा है, आप भी खो जाते हैं थोड़े समय के लिए। तो मौखिक भाषा ही वह भाषा है जिससे मानव के जितनी भी भाव हैं, जितनी भी वेदनाएं हैं, करुणा है, क्रोध है, सब बताया जा सकता है। लिखित भाषा में इतना संभव नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति हंस रहा है, जोर से भी हंस सकता है, धीरे धीरे भी हंस सकता है। ठीक है, किसी के चेहरे पर जो हंसी है उससे बहुत कुछ पता चल जाता है किस प्रकार की हंसी है। ऐसे ही रोना, ऐसे ही अन्य जो भाव हैं वो मौखिक भाषा के अंदर अच्छे से संप्रेषित किए जा सकते हैं। यानी कि जो वक्ता होता है वो श्रोता के दिलो दिमाग पर अपना प्रभाव छोड़ पाता है मौखिक भाषा के जरिए। मौखिक भाषा के अंदर मैंने आपको बताया कि जैसे कि कोई नाटक है, अगर आपके सामने हो रहा है तो आप ज्यादा हंस सकते हैं,
आपके मन के भाव भी सामने आ सकते हैं। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि एक महान साहित्यकार हुए हैं भारत के इतिहास के अंदर, तो उनका एक नाटक है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, इनके नाटक को आप किताब की सहायता से पढ़ोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन आपके सामने कोई अगर मंच पर ये नाटक है, ये अगर उसका अभिनय करे तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इसका मतलब मौखिक भाषा से मन के भाव और जो भावनाएं हैं वो अच्छे से हम समझ सकते हैं, खुद की भी और दूसरों को भी। आंगिक भाषा, ये भाषा का तीसरा रूप है। आंगिक भाषा का भी भाषा के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि कई बार बोलकर और लिखकर भी मानव अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाता है, ठीक है। उसकी कई बार उसका जो चेहरे पर उसकी भावभंगी मतलब क्या चेहरे की स्थिति है, बलाघात का मतलब है कि किन शब्दों पर वो बल देकर फोर्सफुली बोल रहा है, कुछ शब्द मात्रा आदि का बार बार यूज करता है, तो हम कई बार आंगिक भाषा में व्यक्ति की शारीरिक जो अंग हैं उनकी स्थितियां देख करके हम उसकी अभिव्यक्ति समझ पाते हैं। भाषा के उपयोग, भाषा के देखो कितने उपयोग हैं। सूचित करना, आग्रह करना, मनोरंजन करना, संबंध विच्छेद करना, पूरक के रूप में कार्य करना और छिपाना। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं सूचना देना भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य। हम रोज अपने अनुभवों, विचारों और संवेदना, विश्वासों, मूल्यों आदि के बारे में एक दूसरे को सूचित करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो जाए। ये एग्जाम्पल, रमेश कहता है सुरेश से, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? सुरेश कहता है हाँ जानता हूं, उसका नाम सोहन है, वह मेरे साथ पढ़ता है। ठीक है। अब देखो सुरेश ने जानकारी दी कि मैं उसको जानता हूँ, उसका नाम भी जानता हूँ और वो मेरे साथ पढ़ा हुआ है। उसने एक एक्स्ट्रा डिटेल दे दी, ठीक है। उसका नाम भी बता दिया कि उसका नाम सोहन है और वो मेरा साथ पढ़ता है। दो एक्स्ट्रा डिटेल दे दी है सुरेश ने, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहां पर कि सुरेश को भाषिक अभिव्यक्ति का, ये जो आपका जो चैप्टर का नाम है, इसका नाम क्या था? भाषिक कला। सुरेश को भाषिक कला का ज्ञान है, क्योंकि वो समझता है रमेश के सवाल से। रमेश उसको पूछता है कि यार तुम इस व्यक्ति को जानते हो क्या? तो सुरेश समझ गया कि रमेश मेरे से कुछ डिटेल निकलवाना चाह रहा है इस व्यक्ति के बारे में। तो बताता है कि हाँ मैं जानता हूं, उसका नाम सोहन है, वह मेरे साथ पढ़ता है। तो मैंने इसीलिए कहा कि भाषिक कला के अंदर आपको शब्दों का अर्थ भी पता रहना चाहिए, साथ में संदर्भ भी पता रहना चाहिए। कुछ अतिरिक्त जानकारियां हैं वो भाषिक कला के अंदर ही दी जाती है। सपोज करो सुरेश बस इतना कहता कि हाँ, बस इतना कहता हाँ। रमेश ने पूछा क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? सुरेश कहता हाँ, बस इतना कहता। इसका मतलब है कि उसको भाषा का तो ज्ञान है, सुरेश को भाषा का ज्ञान है, लेकिन उसको भाषिक कला का ज्ञान नहीं है। वो नहीं जानता कि उसको क्यों पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भाषिक कला के अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्तियों को और अच्छे से व्यक्त कर सकता है भाषिक कला के अंदर। अगला व्यक्ति क्या पूछना चाह रहा है, बात का क्या संदर्भ है, वह सब भाषिक कला के अंदर आता है। मैंने आपको बताया कि भाषा का जो नॉलेज है वो हो जाता है। जैसे कि आप फ्रांस की भाषा सीखे, ठीक है, हो जाएगा। जर्मन सीखे, इसी तरह से जो हिंदी है उसको भी दुनिया भर के जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर पढ़ाया जाता है। इसको हिंदी का नॉलेज लोग लेते हैं, लोग बोलना भी सीख जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, इस तरह से कुछ वाक्य बोलने लगते हैं। लेकिन उनको भाषा के जो रहस्य होते हैं, भाषा का जो मर्म होता है, मर्म मतलब भेद अथवा रहस्य, वो नहीं पता चलते। जैसे वह बड़ा गुरु है, यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है हिंदी के अंदर। तो भाई जहां पर हिंदी भाषा सिखाई जाती है यूनिवर्सिटीज में, वहां पर लोगों को कैसे सिखाएंगे? देखो, ही इज ए ग्रेट टीचर, इसका मतलब है कि वो तो बहुत बड़ा एक शिक्षक है, गुरु है। लेकिन दोस्तों भारत में इसका अलग ही मतलब होता है, ठीक है। आप आप अपने मोहल्ले के अंदर या फिर घर के अंदर ही सुनते रहते होंगे कि वो तो बहुत बड़ा गुरु है। इसका मतलब क्या है? एक व्यंग्य है, कटाक्ष है उस आदमी के ऊपर कि उसको इतना ज्ञान है, उसको हर बात पर वो
अपना ज्ञान देता रहता है, ठीक है। वो तो बहुत बड़ा अपने आप को गुरु समझता है, तो एक व्यंग्य है कि जबरदस्ती की मतलब वो कई बार बातें बताता है, कई बार ज्ञान देता है जो कि जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो रहस्य है वो हम भाषी कला के माध्यम से ही समझ पाएंगे, ठीक है। ये मतलब था यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि प्रोफेसर से बार बार रिक्वेस्ट कर दे कि सर घर में काम आ गया था, भूल गई थी मैं, ठीक है, मैं कहीं पर चली गई थी, आप फॉर्म की लास्ट डेट है, थोड़ा सा बढ़ा दो आप। तो भाषा तो बोल ही रहे हो, साथ में आप भाषी कला का प्रयोग भी कर रहे हो। भाषी कला मतलब आप अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हो कि मैं बहुत परेशान हूं, बहुत गलत हो जाएगा फॉर्म की डेट अगर निकल जाएगी तो, ठीक है। तो ये दिन प्रतिदिन हम करते ही रहते हैं। भाषिक कला है, एक प्रकार का कौशल है, एक स्किल्स है जो हम डेली यूज करते हैं इसको। अब देखो, एक पति और पत्नी की यहाँ पर कहानी बताई जा रही है। वो एक बहुत अच्छे दोस्त के घर चले जाते हैं, पति पत्नी। वहां पर काफी देर बात करते हैं, और जो पति होता है वो अपने दोस्त से इतनी बातें करने में मशगूल हो जाता है कि वो भूल जाता है कि घर भी जाना है। और उसके जो बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं। 7 बजने को आया। अब देखो, उसकी जो पत्नी है, ठीक है, वो परेशान होती है, वो बेचैन हो रही है कि जो मेरे पति हैं उसको पता ही नहीं चल रहा है कि यार घर पर भी जाना है, कितनी बात करेंगे, इनकी बातें खत्म होती नहीं है। तो देखो, उस परिस्थिति में पत्नी भाषी कला का जो ज्ञान है वो प्रयोग में लाती है। वो अपने पति को बहुत सहज रूप से कहती है, पतिदेव 7 बज गए, ठीक है। तो पति के अंदर अगर भाषिक कला का ज्ञान होगा, उसको अगर इस वाक्य के गूढ़ रहस्य पता होंगे, तो वो समझ जाएगा कि मैं तो बहुत बातूनी हूं, मैं बात करने में मैंने इतना टाइम पास कर दिया कि घर पर बच्चे परेशान हो रहे हैं, और ये जो मेरी पत्नी है वो मुझे घर जाने के लिए बोल रही है। तो ना सिर्फ भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अथवा साथ में हमें भाषिक कला का ज्ञान भी होना चाहिए, जिसमें हम भाषा के मर्म को समझ सकें, हम किसी के भावनाओं को, किसी के भावों को समझ सकें। बस ये इस पूरे पेज में लिखे हुए का मैंने आपको समरी बता दिया है। उपयोग है भाषा का, अभी तक क्या क्या उपयोग पड़ता है पढ़ लिया अपन ने। जैसे कि भाषा के उपयोग से हम शिष्टता के सिद्धांत का पालन करते हैं, जैसे कि पत्नी ने किया था, मतलब वहां पर किसी को बुरा भी नहीं लगा कि पति देव 7 बज गए हैं, ठीक है। तो हम कई बार शिष्टता का सिद्धांत पालन करते हैं भाषा के माध्यम से। फिर देखो, भाषा का प्रयोग उपयोग ये भी है कि हम किसी को दुख नहीं देना चाहते। जैसे कि एक दादाजी मार्केट के अंदर गए और उनके पोते ने उनसे कहा था कि आप मेरे लिए टॉफी लाना बाजार से। तो दादा ने कहा ठीक है ला दूंगा। लेकिन देखो, दादाजी भूल जाते हैं और घर पे आ गए, और बच्चा है वो गेट पर बैठा हुआ है इंतजार में कि दादाजी मेरे लिए टॉफी लाए हैं, ठीक है। अब देखो, दादा ने मान लो ये कह दे कि नहीं मैं तो टॉफी लाना भूल गया आज, तो बच्चा हो सकता है कि बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा, ठीक है, बैठा रहेगा उदास सा, और रोने भी लग सकता है। लेकिन दादाजी ऐसे कह दे इसी बात को कि बेटा आज तो है ना दुकान बंद थी, टॉफी मुझे नहीं मिल रही थी, कल तेरे लिए बहुत सारी मैं टॉफियां ला के दूंगा। तो देखो, यहाँ पर दादाजी ने भाषिक कला का ज्ञान इस्तेमाल किया है, ना सिर्फ भाषा का ज्ञान। देखो, भाषा तो यहाँ पर भी प्रयोग किया था उन्होंने, अरे मैं तो टॉफी लाना ही भूल गया। तो यहाँ पर भाषा का प्रयोग हुआ है दादाजी के द्वारा। लेकिन इस वाक्य में भाषा के साथ साथ भाषिक कला का ज्ञान भी उन्होंने प्रयोग में लिया है। तब इस रिप्लाई को सुनकर बच्चा बहुत खुश हो जाता। एक बार तो निराश होगा कि यार दादाजी आज मेरे लिए कुछ लेके नहीं है, लेकिन कल मेरे को ढेर सारी टॉफियां मिलेंगी, वो खुश हो जाएगा। ये भाषा की उपयोगिता है कि हम किसी को अपने शब्दों से खुश कर सकते हैं। तीसरा जो उपयोगिता है वो इसी पेज में पढ़ते हैं कि हम कई बार संप्रेषण पूरा नहीं होता, लेकिन आत्म संतुष्टि के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्कूटी चला रहे हैं, ठीक है, स्कूटी चलाते चलाते मान लो किसी ने पीछे से गाड़ी है वो ठोक दी, स्कूटी में लाइट टूट गई है ना, तो जोर जोर से उसको गाली निकालना, ठीक है, जोर जोर से उस पर चिल्लाना, चाहे गाड़ी जिसने ठोकी है वो सुन नहीं रहा है,
ठीक है। लेकिन आत्म संतुष्टि हो गई कि देखो मैंने इसको इतनी सारी गालियां गलौज कर ली, ठीक है, मैंने इसको इतना, मेरी जो फ्रस्ट्रेशन थी, मेरा जो भड़ास था, मेरा गुस्सा था, वो मैंने निकाल लिया। तो भाषा का उपयोग इसलिए भी करता है व्यक्ति, क्योंकि आत्म संतुष्टि, उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, चाहे उसके द्वारा बोले गए जो शब्द हैं वो सामने वाले श्रोता को सुने या ना सुने। ठीक है। तो किसी को खुश करने के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए, शिष्टता के सिद्धांत का पालन करने के लिए भाषा का उपयोग हम करते हैं। भाषा का एक और उपयोग है छिपाने का काम। क्या छिपाने का काम? जैसे कि दादाजी ने क्या छिपाया कि वो भूल गए, ये भूल है, उन्होंने छिपा ली, और इसकी जगह उन्होंने क्या कहा कि आज बेटा दुकानें बंद थी, कल तेरे लिए मैं ढेर सारी टॉफियां लाऊंगा। तो दादाजी ने कौन सी बात छुपा ली? उन्होंने अपनी भूल को छिपा लिया। तो ये भी एक उपयोगिता है भाषा की। भाषा का व्यवहारिक पक्ष, इसका मतलब है कि भाषा का उपयोग कौन करता है, भाषा का उपयोग हम किससे कर रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है। यानी कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ में बात कर रहे हैं या फिर किसी अनपढ़ व्यक्ति के साथ में बात कर रहे हैं, उसकी मन की स्थिति कैसी है, वो दुखी तो नहीं है, क्या वो खुश है, क्या कहा जा रहा है, बात में दम है कि नहीं है, विषय क्या है बात का, कहने का उद्देश्य पर्पज क्या है, कहने सुनने वाले की स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और सामाजिक स्थिति। यानी कि किसी हम बहुत अमीर व्यक्ति से बातें कर रहे हैं, किसी गरीब व्यक्ति से बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो हम उसी तरह से हमारी कहने का जो अंदाज है वो बदल जाता है। भाषा में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है। जैसे कि आप दुकानदार से बात करो, वहां पर अलग शब्दों का यूज करोगे, आप बैंक मैनेजर से बातें करो, वहां पर अलग यूज करोगे, आप मम्मी से बातें करो, वहां पर अलग यूज करोगे। ठीक है। और कहने सुनने के लिए दोनों के पास में कितना समय है, यानी कि जैसे कि आप कई बार अपने दोस्त को कुछ बताते रहते हो, दोस्त आज का आपका जल्दी में होता है, उसको निकलना होता है कहीं पे, तो आपकी बात है उस पर गौर करेगा ही नहीं, और आप कहोगे कि यार तू मेरी बातें नहीं सुनता है, ठीक है, तेरे पास में इतना टाइम नहीं है, तो ये कहेगा यार मैं अभी जा रहा हूं कहीं पे, फिर अपन मिलते हैं। तो कहने सुनने के लिए कितना समय है, ये भी व्यवहारिक पक्ष में हम देखते हैं। तो सबसे पहले भाषा का उपयोग कौन करता है? इसमें वक्ता, वक्ता है वो भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है। और वो इस तरह से बातें कहता है कि उसकी जो बातें हैं वो श्रोता तक अच्छे से पहुंच पाए, वो संप्रेषित कर पाए। ठीक है। श्रोता में हम क्या देखते हैं कि किससे कही जा रही है बातें हैं, वो श्रोता से कही जा रही है। ठीक है। अब श्रोता की उम्र, जाति, धर्म आदि के आधार पर वक्ता है वो श्रोता से बातें कहता है। जैसे कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, जैसे कि दादाजी है, वो अपने पोते से कहेगा तुम मेरे साथ चल सकते हो, तो उनका पोता कहता है आप मेरे साथ चलें तो अच्छा होगा। ठीक है। तो इस तरह से जो शब्द हैं वो बदल जाते हैं। अब दो दोस्त इस तरह से तो बातें नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उम्र के अंतर के आधार पर भी भाषा के जो शब्द हैं वो बदल जाते हैं, ये व्यवहारिक पक्ष में आता है। कथन, क्या कहा जा रहा है, ये कथन के अंदर आ जाएगा। देखो कोई अगर बहुत सीक्रेट बात है तो उसमें जो शब्द हैं वो भी हम गिने चुने और संतुलन में प्रयोग लाते हैं। ठीक है। तो यहां पर जैसे कि किसी को दिलचस्पी से बात बतानी हो तो काफी मजेदार ढंग से अपन शब्दों का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे शब्दों को हम बार बार बोलते हैं और बहुत सारे शब्दों को हम जोर दे करके बोलते हैं। ठीक है। तो कथन में किससे हम बात कर रहे हैं, क्या है कथन? ठीक है। अगर किसी से हंसी मजाक कर रहे हैं, किसी से गूढ़ वार्ता चल रही है, अपनी सीक्रेट बातें चल रही हैं, तो उसी हिसाब से शब्दावली का प्रयोग होता है। तो देख आया भाषा का जो व्यवहारिक रूप है उससे आप क्या समझते हैं, तो ये सारे पॉइंट लिखने होंगे आपको। इसमें फोर्थ पॉइंट है उद्देश्य। भाषा का जो पर्पज है वो क्या है? देखो भाषा है वो काफी संदर्भों में इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि किसी को गपशप लड़ाने हो, किसी को मजाक या चुटकुले बात कहनी है, तो वो उस तरह से वो जानते हैं कि हम जो बातें कर रहे हैं एक दूसरे से ऐसे शब्द भी अगर बोल जाएंगे जिससे कि हर्ट हो सकता है तो भी वो नजरअंदाज करते हैं। आपने दोस्तों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना होगा, वो समझ जाते हैं कि दोस्त है वो मजाक कर रहा है सिर्फ। ठीक है। अब देखो ट्रेन के अंदर काफी बार क्या होता है कि
काफी लोग हैं वो एक दूसरे को जानते नहीं है, तो बातों की स्टार्टिंग कैसे होती है, अरे आज तो मौसम देखो, आज तो बरसात आने वाली है, आज तो गर्मी है, ठीक है। तो अजनबी व्यक्ति भी उसकी प्रतिक्रिया देता है, उसका रिस्पॉन्स देता है बातों का। वो कहता है कि हाँ साहब गर्मी तो है, आप कहाँ जाएंगे, आपका नाम क्या है, इस तरह से बातें चलने लग जाती हैं। जब तक उनका स्टेशन आता है इतनी जानकारी हो जाती है कि रिश्तेदारी में ही बदल जाती हैं बातें, ठीक है, कि आपका गांव तो मेरे गांव के पास में ही है, मेरी चाची रहती है वहां, तो है ना। तो इस तरह से बातों का जो उद्देश्य है, दो व्यक्तियों के बीच में बातें हैं वो राजनीति पर भी हो सकती है, धर्म पर भी हो सकती है। दो दो व्यक्तियों के बीच में आपने देखा होगा बसों में, ट्रेनों के अंदर, वो धर्म पे, राजनीति पे, सरकार पे, संस्कृति पे, इकोनॉमी पे, देश में जो दुर्व्यवस्था फैली हुई है उस पे, ठीक है, काफी विषय पर वो चर्चा करते हैं। और भाषा का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मानव की जो आवश्यकता है कि वो बात करना चाहता है किसी भी एक विषय पर, तो वो उसका उद्देश्य वो प्राप्त हो पाता है यदि श्रोता और वक्ता के बीच में संप्रेषण अच्छे से स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है कि दोनों को किस विषय पर बात करनी होती है, तभी जाके उद्देश्य प्राप्त हो पाता है। भाषा के व्यवहारिक पक्ष में हम स्थिति की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तीन प्रकार की स्थिति है, वो संप्रेषण के दौरान हम देखेंगे। सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्थिति और मानसिक स्थिति। सामाजिक स्थिति का मतलब है कि देखो, समाज में तीन टाइप के लोग हैं, बिल्कुल हैं। एक तो इतने बड़े लोग हैं कि उनके पास में बड़े बड़े कोठी बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास में, उनके जो बच्चे हैं वो बहुत बड़ी स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। और दूसरे टाइप के मिडिल फैमिली के लोग, मतलब अपना गुजारा है वो जैसे तैसे कर रहे हैं, अपने बच्चों को वो भी पढ़ाते हैं लेकिन इतने बड़े स्कूलों के अंदर नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं होते, बस उनका घर चल रहा होता है जैसे भी। एक होते हैं निम्न वर्ग के, लोअर क्लास के लोग। दोस्तों ऐसे लोग मजदूरी वगैरह करते हैं, ठीक है, उनके बच्चे भी वो मतलब इतनी बड़ी स्कूलों के अंदर नहीं पढ़ते, उनकी जो भाषा है वो भी अंतर से आप देख सकते हैं। जैसे कि बहुत बड़े, जिनके पास में कोठी बंगले हैं, ठीक है, जो बहुत अमीर लोग हैं, उनकी भाषा आप जरा गौर करना, किस तरह के जो शब्द हैं वो यूज करते हैं वो, ठीक है। वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा दीनता वाले शब्द यूज नहीं करेंगे, बस औपचारिक वे में कि आपका नाम क्या है, ठीक है। जिस तरह से भी फॉर्मल जो बातें हो सकती है जिसमें भावनाएं होती नहीं है, अक्सर आपने देखा होगा जितने भी बहुत उच्च वर्ग के लोग हैं वो अपनी बातों में कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस नहीं रखते हैं। जबकि मिडिल क्लास में आपने देखा होगा दो व्यक्ति आपस में बात करते करते इतने घुल मिल जाते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं ठीक है। वो आपस में बात करने लगते हैं कि यार आजकल तो बहुत महंगाई चल रही है, क्या करें, बच्चे भी है, ठीक है, ऊपर से घर परिवार में इतने सारे खर्चे। मिडिल क्लास का फैमिली का जो एक व्यक्ति है वो इस तरह से अपनी भाषा में शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो अंतर आ गया, अंतर आ गया ना। जो अपर क्लास के लोग हैं वो अलग वर्ड्स यूज करते हैं, इमोशंस फीलिंग्स इतने रहते नहीं है, और मिडिल क्लास के लोग हैं अलग वर्ड यूज करेंगे। और जो लोअर क्लास के लोग हैं वो तो भाई मतलब बहुत ज्यादा गांव देहात के जो शब्द होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक स्थिति व्यवहारीय पक्ष हमें बताती है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ देखो, जैसे कि एक शब्द है पैसा, ठीक है, रुपया पैसा। तो इस पैसा को जो अपर क्लास के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं वो पैसा कहेंगे, मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी पैसा कहेंगे। लेकिन दोस्तों निम्न जिसकी सामाजिक स्थिति है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग मजदूरी वगैरह करते हैं, ठीक है, वो पैसा, कैसे को बोलेंगे कैसा, 21 को बोलेंगे 21, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी की सामाजिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। देखो इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन आप किसी के वर्ड्स को सुन करके, देख करके ये समझ सकते हो कि किस टाइप की फैमिली से ये बिलोंग करता है, इसकी एजुकेशन क्या है। अब हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा था कि स्थिति के बारे में, भाषा के व्यवहारिक पक्ष में स्थिति, तीन टाइप की स्थिति हमने देखी थी। अभी हमने जो स्थिति पढ़ी है उसमें मैंने अब वो उच्च, मध्यम और निम्न परिवारों की जो स्थितियां हैं वो बताई समाज में। अब हम देखेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक स्थिति। जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं समाज के अंदर, जो अंग्रेजी भी जानते हैं, वो कैसे वर्ड यूज करते हैं, टॉफी, कॉफी, डॉक्टर, बॉल, क्रिकेट की बॉल, कॉलेज आदि वर्ड यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में। लेकिन दोस्तों बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं या बिल्कुल भी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो स्कूल नहीं गए, वो कैसे यूज करते हैं, टाफी, टाफी ले आना, काफी बना दो। डॉक्टर को बोलेंगे
दागदर, बाल, कालीज ऐसे वर्ड यूज करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उनको पता तो है, लेकिन वो ऐसे वर्ड यूज नहीं करते जिस तरह की पढ़े लिखे लोग करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी, टॉफी, इस तरह से नहीं बोलते। वो बोलते हैं टाफी, काफी, दागदर, बाल, कालीज ऐसे। ठीक है, तो ये होगी उनकी सांस्कृतिक और शैक्षिक स्थिति। मानसिक स्थिति ये पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, तो देखो इसमें कोई भी एक पढ़ देगा यहां से लेकर यहां तक। आपने जो पढ़ा है उसका मैं आपको बता देता हूं। मन की स्थिति, देखो इंसान के मन की स्थिति क्या है, वो कई बार है वो बहुत उदास रहता है। देखो मन के अंदर लाखों विचार आते हैं बादल की तरह दिन के अंदर। अब जरूरी नहीं है कि इंसान सुबह अगर खुश है तो दोपहर के अंदर भी खुश होगा। हो सकता है उसकी कोई बात सताने लगे, शाम को हो सकता है उसका मूड बदल जाए, वो बिल्कुल उत्साह के अंदर, और रात आते आते उसको बहुत एक्साइटमेंट होने लग जाए, वो उछलने कूदने लग जाए। तो मन की स्थिति है वो बदलती रहती है, उसी के हिसाब से उसकी भाषा भी बदलती है। जैसे कि अगर आप कोई कविता लिखते हो या डायरी लिखते हो, डायरी मेंटेन करते हो, अगर आप दुखी हो तो दुखी शब्द ही यूज करोगे आप। आपकी भाषा को पढ़कर कोई बता देगा कि आपकी मन की स्थिति कैसी है। आप मन से अगर अच्छा महसूस करते हैं, अगर आपका मन प्रसन्न है, तो आपकी लिखे हुए शब्दों में प्रसन्नता नजर आएगी। ठीक है, और अगर आप में राष्ट्रवाद की भावना, अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहे हैं अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए, तो आपके शब्दों में वो ओज रस दिखेगा, वो वीर रस दिखेगा। ठीक है, अगर कोई प्रेम में डूबा हुआ है तो बस उसको ऐसे ही शब्द यूज करेगा जो प्रेम और उल्लास से संबंधित होंगे। तो मन की स्थिति क्या है, ये भी एक व्यवहारिक पक्ष है भाषा का। जैसी मन की स्थिति होगी उसी प्रकार के हम शब्द लिखेंगे अथवा बोलेंगे। लास्ट इसकी हेडिंग है व्यवहारिक पक्ष की समय। देखो समय मैंने आपको बताया कि वक्ता और श्रोता के बीच में जो संप्रेषण होता है, अगर वक्ता ने कोई बात बोली और श्रोता के पास में समय नहीं है तो श्रोता उस बात को इग्नोर करेगा। ठीक है, या फिर वो ध्यान से सुनेगा ही नहीं, है ना। तो वक्ता को क्या करना चाहिए यहाँ पर, मतलब अंदाजा लगा लेना चाहिए। जैसे कि कोई कॉलेज जा रहा है तो वक्ता को उतनी ही बात बोलनी चाहिए जितना कि उसके पास में समय है, तभी तो वो अच्छे से सुनेगा। नहीं तो हड़बड़ाहट में वो श्रोता कहेगा कि भाई मेरे पास में टाइम नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हड़बड़ाहट के अंदर, जल्दीबाजी के अंदर वक्ता अपने विचारों को व्यक्त करता है तो वो पूरी तरह से संप्रेषित नहीं कर पाता है, उसको संप्रेषण में सफलता नहीं मिल पाती है। तो समय कितना है ये भी एक भाषा का व्यवहारिक पक्ष है। यूनिट अपना एंड होता है। थैंक यू सो मच।